प्रिय विद्यार्थियों, विगत कक्षा में हमने राजभाषा की हिंदी के सामान्य परिचय को हमने प्राप्त किया। आज हम हिंदी के बारे में संविधान क्या कहता है, संविधान में क्या प्रावधान है, उसके दूसरे खंड को हम देखेंगे कि संविधान के भाग 17 में 343 अनुच्छेद से लेकर 351 के बीच में क्या-क्या प्रावधान किए गए, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। संविधान का भाग 17 उसके अंतर्गत जो सबसे पहला जो अनुच्छेद है जिसमें राजभाषा के बारे में बात की गई है, वह अनुच्छेद है 343 और उसको भी दो भागों में बांटा गया है। 343(1) 343(1) का अनुच्छेद ये कहता है, देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा है। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। इसमें दो बातें मुख्यतः उभर कर सामने आती हैं। एक तो संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिली, जो देवनागरी लिपि में काम में आती है, और दूसरा शासकीय प्रयोजन, राजकीय कार्य करने में अंकों के प्रयोग के बारे में अंक भारतीय रहेंगे जिसका स्वरूप होगा अंतरराष्ट्रीय। तथापि संविधान के इसी अनुच्छेद 343 के खंड 2, यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, आप ध्यान दीजिएगा। 343 के खंड 2 के अनुसार किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के लागू होने के समय से 15 वर्ष की अवधि अर्थात 26 जनवरी 1965 तक संघ के सभी राजकीय प्रयोजनों के लिए संविधान के लागू होने के समय से ठीक वह संविधान के लागू होने के समय से ठीक पहले प्रयोग की जाती थी। अर्थात 26 जनवरी 1965 तक अंग्रेजी उन सभी प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाती रहेगी जिसके लिए संविधान के लागू होने के समय भी पूर्व प्रयोग की जाती थी। यह जो उपबंध है, यह सबसे बड़ा आज भी विचारणीय है। इसके बारे में ही सारी राजभाषा और राष्ट्रभाषा संबंधी सारा विवाद इसी उपबंध के तहत आज भी जिसका तहस खड़ा है। अनुच्छेद 343(2) के अंतर यह प्रावधान किया, उक्त 15 वर्ष की अवधि में अर्थात 26 जनवरी 1965 से पूर्व भी राष्ट्रपति आदेश द्वारा किसी भी राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के साथ साथ देवनागरी रूप के प्रयोग की अनुमति दे सकते। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में जो मुख्यतः बातें उभर कर आती हैं, वह सामान्य रूप से हम समझें तो यह आती है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। संघ के शासकीय प्रयोजनों के प्रयोग में भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप मान्य होगा और 15 वर्ष की अवधि तक जिस प्रकार अंग्रेजी पूर्व में प्रयोग में आती रही है, उसी प्रकार अंग्रेजी का प्रयोग भी आगे किया जाता रहेगा। यह कहीं न कहीं विवाद का मूल बिंदु है। अनुच्छेद 344, इसमें राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति के बारे में इसके में वर्णन मिलता है। इसमें बताया गया है, राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा, जो एक अध्यक्ष और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा, जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करे, और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी। आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग और संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधों, अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग में की जाने वाली भाषा, संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली अंकों के रूप में, संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा या उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किए गए किसी अन्य विषय के बारे में सिफारिश करेगा। खंड 2 के अधीन अपनी सिफारिश करने में आयोग भारत की औद्योगिक,
सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्याय संगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा। एक समिति गठित की जाएगी जो 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिनमें से 20 लोकसभा के सदस्य होंगे और 10 राज्यसभा के सदस्य होंगे, जो क्रमशः लोकसभा के सदस्यों और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा निर्वाचित होंगे। समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह खंड 1 के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करे और राष्ट्रपति को उन पर अपनी राय के बारे में प्रतिवेदन दे। अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति खंड 5 में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात उस संपूर्ण प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निर्देश दे सकेगा। कुल मिलाकर ये जो अनुच्छेद है वह देश में हिंदी के प्रचार प्रसार और अन्य भाषाओं के प्रचार प्रसार और प्रयोग के बारे में अपनी सिफारिशें देगा। अगला अध्याय 2 में अनुच्छेद 345 में प्रदेश की भाषाओं के बारे में वर्णन किया गया। अनुच्छेद 346 और 47 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल से तात्पर्य विधानसभा और विधान परिषद दोनों, विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषा ग्रुप में अंगीकार कर सकेगा। यह उपबंध राज्य विशेष में हिंदी या अंग्रेजी या उस राज्य की राजभाषा किसी के बारे में भी प्रयोग के रूप में अपनी सहमति या अनुमति दे सकता है। इस प्रकार अनुच्छेद 346 जहां एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच की पत्रादि की राजभाषा का वर्णन करता है, अर्थात संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्सम प्राधिकृत भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या राज्य और संघ के बीच की राजभाषा क्या होगी, इसके बारे में यह प्रावधान वर्णन करता है। अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में उपबंध करता है। इसके बारे में यह बताया गया है, यदि इस निमित्त मांग किए जाने पर राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए, तो वह आदेश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जो वह भी निर्दिष्ट करे शासकीय मान्यता दी जाए। यह उपबंध बताता है कि किसी राज्य विशेष का कोई भाग, उस भाग के रहने वाले लोग चाहते हैं कि हमारे वहाँ की क्षेत्रीय जो भाषा है उसको हमें अनुमति दे, प्रयोग की अनुमति दे। यह प्रावधान बताता है कि राष्ट्रपति उनकी मांग पर विचार करते हुए उस राज्य के उस क्षेत्र विशेष के लोगों की भाषा को उस क्षेत्र विशेष के सभी कार्यों में या कुछ कार्यों में राजकीय कार्य करने की अनुमति दे सकता है। आगे अध्याय 3 में अनुच्छेद 348 का उल्लेख मिलता है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अर्थात राज्यों के उच्च न्यायालय और देश के सर्वोच्च न्यायालय में कौन सी भाषा प्रयोग में की जाएगी या कौन सी भाषा का प्रयोग करना संवैधानिक माना जाए, उस बारे में उल्लेख मिलता है। इसमें इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी जब तक संसद किसी कानून द्वारा कोई प्रावधान नहीं करता तब तक नंबर 1 उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय अर्थात दिल्ली की सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों की उच्च न्यायालयों में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी। दूसरा, संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन में पुनर्स्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों या प्रस्तावित किए जाने वाले उसके संशोधनों के अर्थात संसद में रखा जाने वाला प्रस्ताव या विधेयक या राज्यों के अंदर विधानमंडल में रखे जाने वाले प्रस्ताव या विधेयक एवं संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों
जो कानून है, एक्ट हैं, और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेश, जो राज्यपाल और राष्ट्रपति द्वारा जो ऑर्डिनेंस निकलते हैं, उनमें इस संविधान के अधीन अथवा सदन या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए किसी विधि को, उसके अधीन निकाले गए या बनाए गए सभी आदेशों, विनियमों, नियमों और उपविधियों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे। इसमें बताया गया कि विधानमंडल और संसद में जो भी कानून है, जो भी परिपत्र है, जो भी आदेश हैं, उसके मान्य पाठ या स्वीकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे। इसी प्रकार खंड 2 में उपखंड 1 जो हमने पहले बात कही, किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिंदी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। अर्थात इसमें बताया गया किसी राज्य का राज्यपाल चाहे तो उस राज्य में जो संवैधानिक कार्य किए जा रहे हैं, चाहे वह न्यायालय द्वारा निर्णय हो, चाहे डिक्री हो, चाहे आदेश हो, उनमें उस राज्य की भाषा के बारे में प्राधिकृत कर सकता है। इस प्रकार खंड 3 में किसी बात के होते हुए भी जहां किसी राज्य के विधानमंडल ने उस विधानमंडल में पूर्व स्थापित विधेयकों का या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में अथवा उस राज्य के पैरा 4 में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा से भिन्न कोई भाषा निश्चित की हो, वहां उस राज्य के गजट में, राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद इस अनुच्छेद के अधीन अंग्रेजी भाषा में जो अनुवाद किया गया उसी को ही प्राधिकृत अर्थात वही ऑथेंटिक माना समझा जाएगा। इस प्रकार यह जो अनुच्छेद 348 है वह मूलतः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में पूरा प्रावधान करता है। आगे अनुच्छेद 349 यह भाषा के संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने को लेकर जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में वर्णन करता है। इस संविधान के प्रारंभ के 15 वर्ष की अवधि के दौरान अर्थात 1950 से लेकर 1965 तक अनुच्छेद 348 के खंड 1 में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पुरस्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा, अतः राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही रखा जाएगा। और राष्ट्रपति किसी ऐसे विधेयक को पुरस्थापित या किसी ऐसे संशोधन को प्रस्तावित किए जाने की मंजूरी अनुच्छेद 344 खंड 1 के अधीन आयोग की सिफारिशों पर और उस अनुच्छेद के खंड 4 के अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात ही देगा। अर्थात राष्ट्रपति महोदय भी जो अनुच्छेद 344 के तहत गठित आयोग हैं उनकी सिफारिश के अनुरूप ही आगे कार्रवाई करेंगे। अध्याय 4 आगे में अनुच्छेद 350 में जो उल्लिखित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी व्यथा है, अपनी वेदना है, उसके निवारण के लिए जो प्रार्थना पत्र देगा उसमें कौन सी भाषा प्रयोग करेगा उसके बारे में वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 350 ये बताता है प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए, उसे कोई कष्ट है, कोई समस्या है, तो वह संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा। अर्थात हम यदि राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो हम हमारी वेदना या परिवेदना या समस्या हमारे उच्च अधिकारियों को अंग्रेजी में और हिंदी में दे सकते हैं। इसी प्रकार अनुच्छेद 350 का क जो है वह प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं के बारे में उल्लेख करता है। प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा, आदेश दे सकता है
जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता हो। अर्थात अनुच्छेद 350(1) का क प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं को देने के संबंध में निश्चित किया गया है। 350 का ख, यह भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष इसमें अधिकारी के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करेगा और उन विषयों से संबंध में ऐसे अंतरालों पर जो राष्ट्रपति निर्देश करें, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देंगे और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा। यह उपबंध भाषाई अल्पसंख्यकों के विकास के लिए निर्दिष्ट किया गया है। अनुच्छेद 351, यह हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशित किया गया है। संघ का एक कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। अर्थात यह प्रावधान, यह अनुच्छेद यह कहता है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए और उसमें रूपों और शैलियों और पदों को बारे में भारत की जो मूल संस्कृति है उससे आत्मसात करना है और संभवतः शब्द भंडार के लिए सबसे पहले संस्कृत से और उसके बाद क्रमशः गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए हिंदी का विकास सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इस प्रकार हम देखते हैं अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक के जो प्रावधान है वह संघ और राज्य के अंतर्गत शासकीय प्रयोजनों और न्यायालयों में प्रयोग किए जाने वाले और व्यक्ति द्वारा राजकीय प्रयोजनों में की जाने वाली भाषा के बारे में पूरा विस्तृत रूप से इसमें वर्णन किया जाता है। धन्यवाद।